गुड मॉर्निंग इंडिया, आई एम दीपक वोरा और देख रहे हैं आप अपने राष्ट्रीय नेटवर्क पर हमारा विशेष प्रोग्राम भारत पर। गुड मॉर्निंग इंडिया। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज हम बात करेंगे यूक्रेन में जो जंग चल रही है यूक्रेन और रूस के बीच, और हमारे साथ हैं जानकार इन मामलों के दीपक वोरा। आप करीब से देखें इनकी शक्ल को, बहुत सारे लोग जिनकी उम्र थोड़ी ज़्यादा हो वो पहचानेंगे इनको, क्योंकि ये बहुत लोकप्रिय शो करते थे दूरदर्शन में। आप मॉर्निंग शो किया करते थे जी। राजनयिक रहे उसके बाद, और यूक्रेन में भी रहे, यूक्रेन के आसपास भी रहे। तो पहला सवाल तो यही है आपसे कि आगे आपको क्या लगता है अब क्या होगा? आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कुछ प्रिडिक्शन कर सकता हूं। भविष्यवाणी करना डिप्लोमैट्स का काम नहीं होता, लेकिन मैं सीधी सी चीज़ बताता हूं। पुतिन साहब पिछले 3 साल से कह रहे हैं कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन को, मेरी एग्जिस्टेंस को खतरा है। वो शब्द अंग्रेजी में यूज़ करते हैं, एग्जिस्टेंशियल इशू फॉर द रशियन फेडरेशन। कहता रहा मत करो मत करो मत करो। 2000 से लेकर 2007 तक जो एक्सपेंशन हुआ नेटो का, पुतिन साहब उस समय व्यस्त थे। चेचनिया वॉर चल रही थी, वो भी एक सेपरेटिस्ट वॉर थी, उसको तोड़ने में। तो जब उनका ध्यान दूसरी तरफ था, ये इन लोगों ने कोशिश की, नेटो को लाते गए रूस के बॉर्डर की तरफ। एक बड़ी दिलचस्प चीज़ है सर, इस पे ध्यान रखिएगा कि पुतिन ने क्या कहा था। नेटो कह रहा था कि हम हथियार देंगे यूक्रेन को। पुतिन ने कहा कि अगर वो मिसाइल्स तेरी टेरिटरी पे डालते हैं तो वो तो फिर रशियन फेडरेशन पर हमला करेंगे। और ज़ेलेंस्की साहब क्या कह रहे हैं, देखो मैंने रशिया के ऊपर हमला कर दिया। अरे मेरे बाप, पुतिन वही तो कह रहा था, आपने तो उसको साबित कर दिया। इसीलिए पुतिन 2-4 तमाचे मार रहा है उसको कस के। ये किसी को मालूम नहीं है ज़ेलेंस्की इस समय कहाँ पर है। बस मेरी भविष्यवाणी ये है सर, 1 मिनट, आधा मिनट। वो जो बुजुर्गवार हैं अमेरिका के 80 साल के, नाम उनका जो बाइडन है और दूसरे हैं पुतिन साहब, दोनों कह रहे हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को कि बेटा छोड़ के चला जा, अमेरिका चला जा, वहाँ कोका कोला की दुकान खोल, अपना धंधा चला। एक नई सरकार आएगी, इंटरिम सरकार, उनके साथ सीज फायर होगा, समझौता होगा, वोडका पिएंगे, चीयर्स कहेंगे। अरे क्यों लड़ रहे थे हम आपस में? तो आप मतलब कुल मिला के ये कह रहे हैं कि आप कैसी भी सरकार हो, जो डेमोक्रेटिक हो ना हो, हम फैसला करेंगे क्योंकि हमारा नाम पुतिन है, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि कोई भी इस समय रूस का राष्ट्रपति होता, चाहे बोरिस येल्टसिन होता, मिखाइल गोर्बाचोव होता, जब सर्वाइवल की बात आती है, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, वो सब एक ही निर्णय लेंगे। सर, हम अपने देश को माँ कहते हैं, भारत माँ। मैं तो रूस में रहा हूँ, वो भी मदर रशिया कहते हैं। और जब माँ खतरे में होती है तो उसकी संतान खड़ी हो जाती है उसकी रक्षा के लिए। एक और सवाल यह है कि भारत ने जो स्टैंड लिया है इस पर, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? आप सहमत हैं ये मैं जानता हूँ, कहाँ तक सहमत हैं? 200% सहमत हूँ। 200? ये तो ज़्यादा भाव कर दिया आपने। चलिए 199 तक ले जाता हूँ, 1% कम कर देता हूँ। हमने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। हमने ये कहा है कि जिससे जब पीएम साहब की बात हुई पुतिन के साथ या ज़ेलेंस्की के साथ या फॉरेन मिनिस्टर अमेरिका के हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई, हमने एक ही चीज़ कही है, पहले युद्ध विराम, पहले आप डी एस्केलेशन करिए, सीज फायर करिए, उसके बाद बैठ के आइए हमारे पास, एक कमरे में बैठेंगे, वहाँ पर समझौता होगा। सर, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में समझौता नहीं होगा। वहाँ पर आप क्षमा करेंगे मुझे, मैंने तो देखा है वहाँ पर अक्सर जो हमारे वहाँ शानदार राजदूत थे सईद अकबरुद्दीन साहब, उन्होंने कहा है सेक्रेट ड्रामा, ये तो बड़े पोलाइट शब्द है, मैं कहूँगा नौटंकी वहाँ पर होती है। कुछ नहीं होगा। अल्टीमेटली बायलैटरली ये बैठ के बात करेंगे, गाली गलौज से कुछ नहीं होगा। ज़ेलेंस्की साहब के बाद जो गवर्नमेंट आएगी, इंटरिम गवर्नमेंट, आराम से बैठेंगे, आपस में प्यार से बात होगी, समझौता हो जाएगा। पर ये बताइए, इसका मतलब क्या है कि अब भारत को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा? भारत को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो सही बात है कि चीन के साथ जो हमारे संबंध हैं वो बिगड़े हैं जब से गालवान घाटी में उन्होंने हम पर हमला किया था। उस समय यूक्रेन की समस्या नहीं थी, लेकिन इस समय चीन का एनिमी नंबर 1 ताइवान है और वो चाहता है कि किसी ना किसी तरह मैं ताइवान पर कब्जा कर लूं, अगर हड़प लूं, उसको गॉबल कर लूं, उसको निगल जाऊं और डकार भी ना भरूं। तो अगर ये करता है, कहता है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस समय यूक्रेन में है, ये मेरे लिए शानदार मौका है ताइवान को लेने का, तो ये उसकी सोच गलत है। ताइवान को लेना इतना आसान नहीं है। एक तरह से ये भी आपको बता दूं,
पुतिन साहब को इस समय इस बात का एहसास हो रहा है कि यूक्रेन को भी हड़प करना इतना आसान नहीं है। एक बात, और ये यहाँ अब आपको जवाब देना होगा, अब हमारी टक्कर होगी। आप ये जो कह रहे हैं पुतिन के बारे में, जिनको आप बार बार पुतिन साहब कहते हैं, सही बात है। मैं देखूंगा कि जेलेंस्की के बारे में जब आप कहेंगे तो आप कौन से शब्द इस्तेमाल करेंगे। एक ये भाव था दुनिया में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, परमाणु हथियारों के आने के बाद, कि अब इस तरह की लड़ाइयाँ और ख़ासतौर पर यूरोप के बीचों बीच नहीं देखी जाएंगी। हाँ, अफ्रीका में हो सकता है, दूर दराज और इलाकों में हो सकता है, पिछड़े इलाकों में हो सकता है, सभ्य जो दुनिया है वहाँ इस तरह की लड़ाई नहीं होगी। आपने एक तरीके से वो दरवाज़ा इससे खुलता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरीके से दुनिया भर में जो रक्षा के बजट थे उनमें जो कमी आ रही थी, वो एक तरीके से अब उसमें बहुत ज़्यादा उछाल आएगा। और अब अगर सभ्य देश ऐसे कर रहे हैं तो बाकी देश जिनको सभ्य उतना नहीं माना जाता वो तो अब सारी सीमाएं लांघ जाएंगे। आपका सवाल बहुत दिलचस्प है। अभी आपने जिक्र किया पहले 2 विश्व युद्ध का जो यूरोप में लड़े गए थे, और अगर नुकसान हुआ था ज़्यादा से ज़्यादा यूरोप में हुआ था। ये तो आप सब जानते हैं जर्मनी का क्या हशर हुआ था। लेकिन एक चीज़ है सर, 1991 में सोवियत संघ टूटा था विदाउट वायलेंस, और उसके बाद जो पुरानी यूगोस्लाविया थी जब वो टूटा और मैसिडोनिया और ये स्लोवेनिया, ये क्रोएशिया सब बने, कितना भयंकर युद्ध हुआ, कितने लोग मारे गए। सिमिलरली जब चेकोस्लोवाकिया में चेक रिपब्लिक, स्लोवाक रिपब्लिक बनी, यही हुआ था। ये सब देश भी उस समय टूटे थे। हिंसा जो है ना सर, इतना मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ जितने साहब, पुतिन साहब नहीं, जितने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री साहब मेरी बात सुन रहे हैं, अगर हिंसा उभरी है दुनिया में बहुत बड़े स्तर पर तो यूरोप में उभरी है, क्योंकि आपकी एथनिक डिफरेंसेस हैं, आप डोमिनेशन चाहते रहें। इतिहास में, मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज तो डेमोक्रेसी का ज़माना है, आप नहीं चाहते कि जंग वहाँ पर हो। लेकिन जो आप कर रहे हैं वो यूरोप में ही, अभी जो जंग चल रही है दुनिया के और किसी हिस्से में नहीं है, ये जंग यूरोप में हो रही है, सेंट्रल यूरोप में हो रही है। जी, तो फिर वही वाली बात आ जाती है कि एक ऐसा देश है जो ये जंग कर रहा है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो मेरे ख्याल से उससे आपको थोड़ी सी डकारें आएंगी ये मैंने क्या खा लिया। पर मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये एक तरीके से यूक्रेन ने गलती की कि उसने अपने परमाणु हथियार जो थे वो छोड़ दिए? क्या वो उसको रखे रहता तो क्या किसी भी रूस, क्या किसी की भी इतनी हिम्मत होती कि वो इस तरह से हमले करते? ये आपने जो सवाल पूछा है, बहुत से लोग इस पर आजकल चर्चा करते हैं। 1994 में जी, उसने जो उसके परमाणु हथियार थे, 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा था उस समय यूनाइटेड स्टेट्स, फिर रशियन फेडरेशन और फिर यूक्रेन। उसने पैसे लिए और उनको वापस दे दिया रूस को, वहाँ पर उनको नष्ट कर दिया गया। करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए, मैं नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ है सर, यूक्रेन का उस समय जो कुचमा साहब थे उनके राष्ट्रपति, उनका ये फैसला था कि न्यूक्लियर हथियार रखने से मेरी सुरक्षा आगे नहीं बढ़ेगी, मैं ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि उनको गारंटीज़ दी गई थी अमेरिका से, ब्रिटेन से, फ्रांस से, रशिया से कि आपकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पर कोई आंच नहीं आएगी। लेकिन एक और क्लॉज था कि आप भी शांतिपूर्वक रहें तो हम भी शांतिपूर्वक रहेंगे। अब पुतिन साहब कहते हैं कि इन्होंने शांति को भंग किया है क्योंकि ये पूरे नेटो के हथियार मेरे द्वार पर ला रहे हैं। तो फिर वो जो अग्रीमेंट था मिन्स्क 1, मिन्स्क 2, मैं उस पर भी यकीन नहीं करूँगा। चलिए, ये एक बात देखिए कि जो चांसलर शोल्स ने कहा कि भाई ये टर्निंग पॉइंट है, वो जहाँ तक उनका सवाल है, और हम देख रहे हैं कि वो टैंक्स के लिए जो मिसाइल हैं वो दे रहे हैं करीब 1500, उन लोग जो स्ट्रिंगर मिसाइल्स हैं सरफेस टू एयर वाले वो दे रहे हैं। पहली बार वो अपनी पूरी नीति पर सोचते हुए इसका बदलाव कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि जिन देशों ने हमारे हथियार लिए हुए हैं वो चाहें तो वो भी ये हथियार दे सकते हैं। तो एक तरीके से दौड़ तो शुरू हुई हथियार की। देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये जो हथियार दे रहे हैं यूक्रेन को, इससे जंग और लंबा होगा। नुकसान किसको होगा, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सारी दुनिया से पूछता हूँ। नुकसान यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं होगा, ब्राज़ील में नहीं होगा, निकरागुआ में नहीं होगा, साउथ अफ्रीका में नहीं होगा, जापान में नहीं होगा। नुकसान होगा तो यूक्रेन में, नुकसान होगा तो यूरोप में। ये शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है। आप इसका मिलिट्री सॉल्यूशन चाहते हैं। भारत की हमेशा ये नीति रही है
कि मिलिट्री सोल्यूशन कभी नहीं हो सकता, इट हैज़ टू बी अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। आप टेबल पर बैठकर आप फैसला करेंगे कि हमें क्या करना है, और टेबल पर जनरल साहब बाहर जाएंगे, उन्होंने अपना काम कर दिया, अब डिप्लोमेट्स ये फैसला करेंगे कि अगला कदम क्या होना चाहिए। सर, एक कहावत है अंग्रेजी में, वॉर इज टू सीरियस अ बिजनेस to be left to the generals. Now get the diplomats involved in it और हम हर समस्या का समाधान करेंगे। जी, अब बहुत सारी कहावतें हैं जिसमें डिप्लोमेट्स के बारे में क्या कहा जा सकता है वो मैं आपको बता सकता हूं, पर वो सवाल वो नहीं है। एक चीज़ आप इससे सहमत होंगे कि नहीं? मुझे लगता है आप सहमत नहीं होंगे। बताइए कौन सी चीज़ है? ये आप देख रहे हैं दीपक वोरा को, ये वही हैं जो इस तरह से सवाल पूछा करते थे। बहुत फेमस इनका क्विज का शो हुआ करता था दूरदर्शन पर। ये इस तरह से नमस्कार की वो करते हुए आते थे, और इनकी आवाज़, बोलने का लहजा, तरीका, जब से मैंने ट्विटर पर पोस्ट किया मुझे लगातार मैसेज आ रहे हैं कि ये तो वही है ना, ये तो वही है ना। तो इनकी आवाज़ और लहजा उम्र के बावजूद बिल्कुल जस का तस बराबर है। 71 साल की उम्र है, नौजवान हूँ जी, और यही दुआ है कि आगे भी इसी तरह से बरकरार रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक कॉमेडियन जिनको बहुत हल्के में लिया जाता था, 40 साल के युवा, और अब एक ऐसे नेता के रूप में उभर रहे हैं जो बहुत ही जुझारू किस्म के हैं। लगातार एक ऐसे देश से चुनौती ले रहे हैं जो उनके भार से कहीं ज़्यादा भारी है, लेकिन लगे हुए हैं दुनिया भर में। आज उनकी चर्चा है, लोग उनके बारे में जानते हैं। पुराने वीडियो निकाल के ला रहे हैं जब वो डांसिंग शोज में हिस्सा लिया करते थे। मतलब तरह तरह की बातें। ये बात आप मानते हैं कि ये बात कहीं ना कहीं है? सर, मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहता हूँ। मैं व्लादिमीर या वोलोदिमीर जो यूक्रेन कहते हैं, ज़ेलेंस्की नहीं हूँ, लेकिन कभी मैं ऐसी स्थिति में होता तो मैं दो चीज़ें देखता। एक मेरी ईगो, मेरी छवि, और दूसरा मेरे देश की हालत। अगर देश ही ख़त्म हो जाए तो मैं किस चीज़ का राष्ट्रपति रहूँगा, ये फैसला उनको करना है। रूस कह रहा है चला जा, तब हम आपसे जो नई सरकार आएगी बात करेंगे। जो बाइडेन कह रहा है चला जा, स्थिति कुछ हद तक काम हो जाएगी, लेकिन ये जाने को तैयार नहीं है। आपको याद होगा सर, सीरिया के एक राष्ट्रपति हैं, अभी तक हैं, उनका नाम है बशार अल असद, और 2014 में जो अमेरिका की विदेश मंत्री थी वो मैडम हिलरी क्लिंटन, उन्होंने कहा था बशार मस्ट गो इफ़ वी हैव टू हैव पीस इन सीरिया। फिर उन्होंने रूस से कहा कि भाई आके मेरी जान बचाओ। पुतिन ने अपनी सेना भेजी और अब वहाँ पर बशार साहब बैठे हैं। ज़ेलेंस्की साहब भी बिल्कुल यही कह रहे हैं नेटो को कि अपनी फ़ौज भेजो, मुझे बरकरार रखो, लेकिन नेटो अपनी फ़ौज नहीं भेजेगा, हथियार देंगे। सबसे पहले जो चीज़ की है, क्यों हथियार ज़्यादा मांग रहे हैं? क्योंकि रूस ने पहले हमले में उनकी जो मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसको ख़त्म कर दिया। कहाँ गई यूक्रेनियन एयरफोर्स, कहाँ गई यूक्रेनियन नेवी? सब खत्म हो गए। इसीलिए अब वो कह रहे हैं और हथियार दो, और हथियार दो। वही चीज़ करना चाहता है जो पुतिन हमेशा से कहता रहा है कि आप ना करें, आप नेटो के हथियार ना लें। मुझे लगता है सर, इस समय इसकी जो नौजवान है, इसकी जो ईगो है इसके सामने है। इसको चाहिए कि मैं चला जाऊं, फिर देखूंगा जब कभी मौका आएगा। एक अंग्रेजी में कहावत है, रन अवे नाउ एंड लिव टू फाइट अनदर डे। किसी और दिन वापस आके जंग को फिर से हम जारी करेंगे, अगर लोग वो जंग चाहते हैं। तो मेरा कहना सही था, आप मेरे से सहमत नहीं हैं इस बात पर। आपने जो जवाब दिया उसमें कहा आपने कि हाँ तुम सही कह रहे हो, ठीक बात है। एक सवाल जो मैं पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से वहाँ पर हम देख रहे हैं कि यूक्रेन के आम लोग जिस तरह से आ रहे हैं, वो जो जज्बा है उनके अंदर अपने देश के प्रति, यानी लोग अपने परिवारों को सीमा तक छोड़ के जा रहे हैं, वापस रोमानिया की सीमा तक वापस लड़ने के लिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग जो 80-82 साल के हैं, जो ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, वो भी एक तरीके से लाइन में लगे हुए हैं हथियार लेने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। एक तरह से उनको भी तो आप सलाम करेंगे कि वहाँ आप थोड़ा सा 100% ये लोग जो कह रहे हैं कि हम यूक्रेन की रक्षा करना चाहते हैं, हम भी उसमें हिस्सेदार होना चाहते हैं, सिर्फ आर्मी पे नहीं छोड़ेंगे, ये तो बिल्कुल सही है। सर, आपके देश, हमारे देश भारत में मैंने देखा है 62 की लड़ाई में जब मेरे परिवार में बहुत हानि हुई थी, हमने खो दिया था उनको।
उसके बाद 65 की लड़ाई, 71 की वॉर, 1999, पूरा देश इकट्ठा हो गया। रेलवे स्टेशन पर हमारे लोग जाते थे, वहाँ कैंप्स लगाते थे, फूड स्टॉल्स लगाते थे, जो भी यूनिफॉर्म में आता था हमारी फ़ौज का उसको भोजन खिलाते थे। तो पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। और इस समय ज़ेलेंस्की साहब उनसे कह रहे हैं कि वी विल फाइट। सर, एक चर्चिल की बहुत पुरानी स्पीच थी, आपको याद होगा, 1940 में जर्मनी के अगेंस्ट उन्होंने कहा था, हम पहाड़ों पे लड़ेंगे, सड़कों पे लड़ेंगे, मैदान में लड़ेंगे, शहरों पे लड़ेंगे। ये सब कहने की बातें अच्छी हैं। और बाद में मुझे पता लगा कि चर्चिल साहब ने अपने एक मित्र से कहा, हाँ हम लड़ेंगे, हम बियर बॉटल्स तोड़ के लड़ेंगे, क्योंकि वही बचा है हमारे पास और कुछ नहीं है लड़ने के लिए। फिर अमेरिका ने उनको हथियार भेजे और दूसरा विश्व युद्ध, आप जानते हैं कितनी भयानक उस समय वहाँ पर नुकसान हुआ था। तो मेरा यही विचार है कि यूक्रेन के लोग जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, टेलीविज़न रिपोर्ट्स में, जी उनमें उत्साह है, उनमें जुनून है, उनमें जोश है कि हम लड़ना चाहते हैं। लेकिन सबके लिए यही बेहतर होगा कि जल्दी से जल्दी इस जंग की समाप्ति हो, जो भारत हमेशा कहता रहा है। सब लोग अब भारत को देख रहे हैं, आपकी मॉरल अथॉरिटी इतनी ऊंची है, कह रहे हैं प्लीज़ इंडिया डू समथिंग। एक जो चीज़ जो यहाँ इस लड़ाई में बहुत खुल के दिखाई दे रही है, शायद पहली बार, कि मीडिया में लड़ाई चल रही है, सोशल मीडिया में लड़ाई चल रही है, और उसको भी यूक्रेनियन काफ़ी अच्छी तरह से लड़ रहे हैं। यानी आप ट्विटर पर हों, फेसबुक पर हों या इंस्टाग्राम पर हों, आप क्लिप्स देख रहे हैं लगातार। एक तरीके से लाइव दिखाई दे रहा है। आम लोगों के जो फ़ोन हैं वो एक तरीके से, जो हम काम करते हैं रिपोर्टर्स, वो काम करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। ये एक बड़ी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंडरलाइन की जा सकती है। आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो पहली गल्फ वॉर हुई थी ना, CNN की कवरेज, तब एम्बेडेड जर्नलिस्ट हुआ करते थे। और आपको मैं इतना बताता हूँ, उस समय हम कहते थे कि दिस इज़ द फर्स्ट टेलीविज़न वॉर, जो लाइव हम देख रहे थे, गोला बारूद उस समय चल रहा। आपकी उम्र तो बहुत कम है, मैंने तो वो खुद देखा है वहाँ पर क्या हो रहा था। ये सही है, लेकिन अगर ये जंग सीमित रहता ट्विटर और ट्विटर और इंस्टाग्राम और फेसबुक और इस पर, वो कहीं अच्छा रहता। ये भी याद रखिए कि नेटो की पूरी ताकत इंफॉर्मेशन परसेप्शन वॉरफेयर में यूक्रेन के साथ है। रूस के पास शायद चीन है, कुछ और दोस्त हैं, कुछ और छोटे मोटे देश हैं जिन्होंने मान्यता दे दी है वो 2 ब्रेकअवे रिपब्लिक्स को। रूस के पास भी बहुत क्षमता, यहाँ तक कि एक यही जो आजकल बुजुर्ग हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने आरोप लगाया था कि रूस ने इलेक्शंस में भी इंटरफेयर किया अमेरिका में, यानी ये क्षमता वो रखते हैं। तो मेरा विचार है सर कि ये जो सोशल मीडिया का जंग हो रहा है, सर्टनली अगर वो हो जाए बहुत अच्छा है, लेकिन फाइनल एनालिसिस में एक बहुत पुरानी अमेरिकन इंडियंस की कहावत है, जॉ जॉ इज़ बेटर देन वॉर वॉर, कि भाई अपना जबड़ा मेरे जबड़े के पास लाओ, हम बातचीत करते हैं, हम जंग नहीं करेंगे। और इसका एक दूसरा मतलब है, मेरे पास आएंगे और करीब आएंगे जी। हाँ, इसका मतलब होता है जौ जौ का ये दोस्ती करके हम अब जंग नहीं करेंगे। सॉरी, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन देना ज़रूरी था। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, यहीं से बातचीत करीब हमारी हुई थी जब हम उस तरफ चले थे, तब भी मैंने आपसे यही पूछा था सवाल। आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या कब्ज़ा होगा, या लोग कह रहे हैं कि पुतिन वहाँ पर आएंगे, उसको 2 हिस्से में बांटेंगे। लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पर आएंगे, अपना एक पिट्ठू वहाँ पर बिठा देंगे और वो पिट्ठू के सहारे चलाएंगे पूरा देश। आपको क्या लगता है किस तरह की संभावनाएं ज़्यादा हैं? 2014 तक यानुकोविच साहब वहाँ पे राष्ट्रपति थे, लोग कहते थे वो मॉस्को के पिट्ठू हैं। फिर मैदान की क्रांति हुई और वो चले गए, और उनकी जगह किसका पिट्ठू आया ये भी आप जानते हो, पेट्रो पोरोशेंको। अब किसका पिट्ठू वहाँ बैठेगा ये दुनिया फैसला करेगी। लेकिन मुझे लगता है सर कि अब ये ज़्यादा दिन जंग नहीं चलेगा, बहुत भारी नुकसान हो रहा है, कोई ना कोई समझौता ढूंढना पड़ेगा, और अहम भूमिका इसमें होगी आपके देश भारत की। आपको वाकई में ऐसा लगता है? आप सिर्फ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप भारतीय डिप्लोमेट हैं, इसलिए आप भारत की भूमिका को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं? मैं चाह रहा हूं कि इसमें आप बहुत ही, जिसको बोलते हैं ना, चटाक वाला जवाब दीजिए। चटाक वाला जवाब ये है कि पूरी दुनिया हम पर भरोसा करती है। किसी ने चीन से नहीं कहा कि समझौता करवाइए, हमसे कह रहे हैं आप अपनी जो इन्फ्लुएंस है खुद ले लीजिएगा। एक बात अगर हम देखें चीन को करीब से, चीन का महत्व बहुत बढ़ गया, क्योंकि एक तरीके से जब दुनिया भर ने बॉयकॉट किया विंटर ओलंपिक्स का, तो ये श्रीमान जी वहाँ पर गए थे, जिनका आप बड़ा समर्थन करते हुए नज़र आ रहे हैं इस बातचीत में, और एक तरीके से उनकी गोदी में जाके बैठे थे, कहते थे हम भी हैं भैया, हमारा ख्याल रखो। क्या आपको लगता है कि इस सब में जहाँ अमेरिका कमज़ोर बुज़ुर्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है,
रूस यूक्रेन से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप जिससे लड़ते हैं उससे भी तय हो जाता है आपकी ताकत कितनी है। चीन एक तरीके से मजबूत ताकतवर देश सैन्य शक्ति के तौर पर, ये तो हम सब जानते हैं कि उसकी आर्थिक शक्ति बहुत है और उसके लिए जिम्मेदार पश्चिमी देश हैं। छोटा सा उदाहरण देता हूँ, 82 से 85 मैं वॉशिंगटन डीसी में पोस्टेड था, तो मिसाल के तौर पे ऐसा टर्टल नेक स्वेटर अगर मैं वहाँ ख़रीदता था $10 का, अमेरिकी कंपनी $5 का बना के बेचती थी और $5 का प्रॉफिट होता था। फिर चीनी आए कि बोले कि $5 में क्यों आप खरीदोगे, मैं आपको आधे डॉलर में दे दूंगा। बेचते वो $10 पे थे, $9.5 का प्रॉफिट। सर्च फॉर प्रॉफिट्स उन्होंने चीन को उठा दिया, तो चीन एक इकोनॉमिक महाशक्ति बन गई। यू आर राइट सर, अमेरिका थक चुका है। यूरोप को तो पोप ने कहा था एल्डरली एंड हैगर्ड कॉन्टिनेंट, कहा ये बुजुर्ग हो चुके हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, बुढ़े हो गए हैं, इनमें अब दम नहीं है। सर फाइनली मैं इतना कहूँगा कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो बनाया गया था वो मर रहा है, और जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है वो अभी माँ के गर्भ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। क्या उसका रूप है, अगर वो मैं आपको समझाने लगूं तो अगले 15-16 दिन तक मैं यहीं रहूँगा। तो इतना कहूँगा कि द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। सर जब मैं कॉलेज में पढ़ता था इन द 60s, वो बॉब डिलन की एक, आई डोंट नो अगर आपको याद है, एक बहुत मशहूर गाना था। हम बॉब डिलन को कहते थे बॉब सिंह टिलों, और उनका ये गाना था द टाइम्स दे आर चेंजिंग। उसमें कहते थे कि मदर्स एंड फादर्स गेट आउट ऑफ द वे, योर चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर अंडर योर कमांड एंड वी आर बिल्डिंग अ न्यू रोड, इफ़ यू कांट लेंड अ हेल्पिंग हैंड तो चले जाओ, फॉर द टाइम्स दे आर चेंजिंग। अब आपने बॉब डिलन का नाम ले दिया तो यहाँ मैं आप जो भी कह रहे हैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि बॉब डिलन एक ऐसा सिक्का है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। तो ये आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन थी या नहीं थी मुझे नहीं मालूम है, पर मैं धन्यवाद कहूँ उससे पहले उन सभी दर्शकों के लिए जो दीपक वोहरा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जिस तरह से आप नमस्कार किया करते थे दूरदर्शन पर और जिस तरह से आप अपनी जो ओपनिंग लाइन कहा करते थे वो आप कहते हैं, तो उसके बाद हम लोग धन्यवाद करें। 1 मिनट आप पूरा कैमरा इन पे ले लीजिए, अब ये बिल्कुल स्टेबल रहिएगा जी। जब शुरुआत होती थी वो जी, मैं आपको काउंट डाउन दे रहा हूँ, 3, 2, 1 गो। गुड मॉर्निंग इंडिया, आई एम दीपक वोहरा और देख रहे हैं आप अपने राष्ट्रीय नेटवर्क पर हमारा विशेष प्रोग्राम भारत पर, गुड मॉर्निंग इंडिया। और जब मैं प्रोग्राम समाप्त करता था मैं कहता था इसी समय कल यहाँ पर हम आएंगे, हम तो रहेंगे और आप भी, बी विद अस, डोंट फॉरगेट। और फिर मेरे जो को होस्ट थे अगर आप मेरे पास आए तो मैं उस समय करता था, महामारी नहीं थी, उनके साथ मैं ये करता था। आइए गले मिलिए और कल मुलाकात होगी। भूलेंगे ना तो मैं तो आऊँगा, आपको भी आना पड़ेगा। और जो जिस तरह के इनके को होस्ट होते थे ये बहुत खुशी से वो गले लगाते थे, वो भी हम लोग देखा करते थे। दीपक वोहरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सच ए प्लेजर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने ये मौका दिया। आई रियली हैव कम बैक टू माई टेलीविजन डेज। बहुत साल हो गए, 71 साल की मेरी उम्र है, 20 साल पे टेलीविज़न शुरू किया था, तो आज मैं उसी समय पर आपके कारण दिबांग साहब, आई हैव गॉन बैक इन टू द पास्ट। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच।